गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राजेश बड़ाया और एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने डे 15 क्रैश कोर्स से नेट 2023 के लिए। तो मैं बता दूँ, मैंने वीडियो पूरा बना दिया था, लास्ट में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे और लाइट चली गई। ओके, तो ये वीडियो मैंने पूरा बना दिया है, बस इसकी ये PDF रह गई है। तो इसी को अब मैं इसी से हम वापस बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो था वो 1 घंटे का था, वो तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी सफलता लेके आए। ओके, और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, इसलिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं भी मेरे एंड पे कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना बता सकूँ, है ना। हो सकता है कि डिलीवरी ऑफ मेथड थोड़ा सा कम ज़्यादा अच्छा हो, पर वो ऑन द वे धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपको टेस्ट देना है उससे ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेडलॉक है। क्या है डेडलॉक? डेडलॉक क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है P1 और P2, और यहाँ पे रिसोर्सेस है R1 और R2। ओके, तो ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स किसे लोकेट हो चुका है? प्रोसेस P1 को। प्रोसेस P1 को कहने का मतलब है कि जैसे आपका कंप्यूटर है, उसमें आप कुछ काम करना चाहते हो, तो जैसे प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, या आपका कीबोर्ड है, माउस है, सारे के सारे के आपके रिसोर्सेस है। ओके, और रिसोर्सेज कौन यूटिलाइज करना चाहता है? आपका CPU या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक प्रोसेस को एक रिसोर्स अलोकेट किया जाता है। तो ये R1 रिसोर्स है, किसको अलोकेट किया गया है? P1 को। R2 रिसोर्स किसे अलोकेट गया है? P2 को दे दिया गया है। अगर, और यहाँ पे देखिए, P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 रिसोर्स के लिए, और P2 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 रिसोर्सेज के लिए। तो ये जो एज है वो कौन सी है? अलोकेशन। अलोकेशन टुवार्ड्स प्रोसेस। अगर प्रोसेस की तरफ है तो अलोकेशन है, और अवे फ्रॉम प्रोसेस इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो R1 P1 के पास है, उसकी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? P2। R2 P2 के पास है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? P1। तो यहाँ पे अगर आप एक सिचुएशन देखोगे ना, तो यहाँ डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो रही है, क्योंकि जब तक R2 क्या होगा, जब तक आपके प्रोसेस P2 R2 को रिलीज नहीं करेगा तब तक वो P1 को अलोकेट नहीं होगा। आई बात समझ में? और जब तक R1 प्रोसेस P1 रिलीज नहीं करेगा तब तक वो R2 को अलोकेट नहीं होगा। तब तक क्या होगा? वो R1 जो आपका रिसोर्स है वो P2 को अलोकेट नहीं होगा। देखिए, वापस समझने की कोशिश करिए। जब तक P2 प्रोसेस R2 को रिलीज नहीं करेगा तब तक आपका R2 P1 को अलोकेट नहीं होगा। जब तक R1 रिसोर्स P1 रिलीज नहीं करेगा तब तक ये रिसोर्स P2 को अलोकेट नहीं होगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। क्या बोलते हैं? डेडलॉक। अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। एक प्रोसेस है, दूसरे को तो होल्ड कर रखा है और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। वेटिंग टाइम आपका 2 तरह का होता है, बाउंडेड वेटिंग टाइम और इनफाइनाइट वेटिंग टाइम। बाउंडेड वेटिंग टाइम को हम स्टारवेशन बोलते हैं, और इनफाइनाइट वेटिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। क्या बोलते हैं? डेडलॉक। फिर देखिए, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या है सर? तो यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन 4 में से आपको 3 ऑप्शन सही दिए होंगे, एक गलत दिया होगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सी डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ध्यान रखना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट, ये सारी की सारी डेडलॉक कंडीशन है। अगर ये आपके होल्ड होती है इसका मतलब डेडलॉक होगा ही होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मैंने बता दिया कि एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है? कि जो प्रोसेस गया वो खुद ही अपना काम करे, दूसरे किसी को जाने नहीं दे रहा है। नो प्रीम्पशन का मतलब जो प्रोसेस चला गया दूसरे किसी को आने ही नहीं दे रहा है, किसी और का नंबर आने ही नहीं दे रहा है। सर्कुलर वेट का मतलब क्या हो गया? सारे एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना, R2 इज रिक्वेस्टेड बाय P2, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था सर्कुलर वेट का। ओके, तो अगर इस तरह की कंडीशन अराइज होती है तो ये डेडलॉक की कंडीशन है। याद रखनी है आपको ये चारों। फिर देखिए, इस अगर डेडलॉक हो रहा है तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले तो है कि भाई आंखें बंद कर लो शुतुरमुर्ग की तरह। डेडलॉक इग्नोरेंस। क्या? डेडलॉक इग्नोरेंस, अवॉइड कर दो। जैसे आपके विंडोज है, यूनिक्स करते हैं, आपने देखा ना, कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आपके क्या होता है? वापस रीस्टार्ट मांग देता है, शुरू से वापस चलने लग जाता है। तो ये क्या है? आपका डेडलॉक इग्नोरेंस। भाई ठीक है, होता है, कभी कभी कुछ तो होता ही है ना। फिर है डेडलॉक प्रिवेंशन। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इग्नोरेंस, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन रिकवरी, ये तरीके हैं डेडलॉक हैंडल करने के।
नेक्स्ट है डेडलॉक प्रिवेंशन, डिसेबलिंग वन ऑफ द कंडीशन ऑफ अकरेंस ऑफ डेडलॉक। अगर डेडलॉक हो रहा है तो ऊपर हमने जो 4 कंडीशन दे रही है उनमें से एक को आप फॉल्स कर दीजिए, कोशिश कीजिए वो फॉल्स हो जाए तो डेडलॉक होगा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ हमने देखी है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के अंदर। डाइनिंग फिलोसोफर अगर आपने प्रॉब्लम पढ़ी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि डेडलॉक अगर हो रहा होता है तो हम क्या कर दे, उसकी एक जो कंडीशन है उसको फॉल्स कर देते हैं, उससे फिर हम क्या होता है हमारा डेडलॉक नहीं होता है। नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सी होती है, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम या बैंकर्स एल्गोरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट है, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम या बैंकर्स एल्गोरिथम। सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, इसके अंदर क्या होता है कि भाई पहले से ही सिस्टम के अंदर हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर सिस्टम इस तरह से सीक्वेंस प्रोसेस करता है तो वो डेडलॉक कंडीशन के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस सिस्टम को सेफ स्टेट से ले जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, डेडलॉक डिटेक्ट करना और उसको रिकवर कैसे करना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए मैंने पूरा वीडियो बनाया था, लाइट चली गई थी, उसके कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया है ना। इन्वर्टर है नहीं, यूपीएस है नहीं, तो थोड़ा इशू है अभी बजट से रिलेटेड। तो देखिए धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा है ना, अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो। बैंकर्स एल्गोरिथम सेफ अनसेफ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है ये। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा 5 प्रोसेस दे रखे, P1, P2, P3, P4 और P5 क्या दे रखे हैं, 5 प्रोसेस दे रखे हैं। फिर यहाँ पे आपको अलोकेशन दे रखा है, मैक्सिमम नीड दे रखा है, ये दोनों आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अलोकेशन और मैक्सिमम नीड। ठीक है, अलोकेशन क्या कर रखा है, 3 रिसोर्सेस है। क्या है, 3 रिसोर्स। सबसे पहले प्रोसेस हैं और 3 रिसोर्स हैं, प्रोसेस हैं और रिसोर्स है। P1 के पास अब ये देखिए हर एक प्रोसेस को ABC की कितने एलोकेशन कर रखे हैं वो चीज़ें दे रखी है। मैक्सिमम नीड का मतलब इस सिस्टम को ज़रूरत कितनी थी। P1 को A रिसोर्सेज के 7 स्टांस की ज़रूरत थी, P1 को B रिसोर्स के 5 स्टांस की ज़रूरत थी, P1 को C रिसोर्स के 3 स्टांस की ज़रूरत थी। उसी प्रकार P2 को ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, P3, P4 और P5 को। और इनमें से कितने एलोकेट कर दिए गए, P1 के अंदर A स्टांस को 0 एलोकेट किया गया रिसोर्स, B स्टांस का 1 दिया गया, C स्टांस का 0 दिया गया। फिर P2 प्रोसेस के अंदर A स्टांस का 2 गया, P2 के अंदर B आपका जो रिसोर्स है उसके 0 स्टांस दिए गए, और P2 प्रोसेस के अंदर C रिसोर्स के 0 स्टांस दिया गया। ओके, तो एग्जाम के अंदर आपको ये चीज़ दी हुई होगी और ये चीज़ दी हुई होगी। ओके, तो और इसके साथ आपको दिया होगा कि भाई आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, जो यहाँ दे रखे हैं 10, 5, 4, 7। क्या दे रखे हैं, A के 10 रिसोर्सेज अवेलेबल है, B के 5 है और C के 7 है। तो 3 चीज़ दे रखी है, एक तो P1 दे रखे हैं, फिर ABC रिसोर्सेज दे रखे हैं, उसके साथ अलोकेशन, मैक्सिमम नीड और कितने रिसोर्सेज हर एक स्टांस के अवेलेबल हैं। ओके, आपको क्या निकालना रहेगा, सबसे पहले रिमेनिंग नीड निकालनी रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम नीड दी हुई होगी, देखिए इसको इतनी ज़रूरत है, इतने एलोकेट हो चुके हैं, तो अब भविष्य में कितनी ज़रूरत पड़ने वाली, इसको कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। तो P1 प्रोसेस देखिए 7 में से 0 गया तो 7, 5 में से 1 गया तो 4, और देखिए यहाँ पे 3 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम क्या करें, मैक्सिमम में से एलोकेशन माइनस कर रहे हैं, और जो बचा हुआ ABC वाइज यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके बाद हमें निकालने रहता है अवेलेबल। देखिए अभी लगने में ऐसा लग रहा है कि सर ये आप काफ़ी लेंदी है, नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, पर श्योर मानिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। अवेलेबल देखिए कैसे निकालेंगे हम, अवेलेबल कितने स्टांस है ABC के 10, 5, 7, और अलोकेट कितने कर चुके हैं, यहाँ देखिए A को यहाँ से देखना है, 2, 3 और 2 कितने हो गए 7। B को देखिए 1, 1, 2, यहाँ देखिए 2, 1, 2, 5। तो भाई अवेलेबल इतने हैं, इतने हमने अलोकेट कर दिए हैं। तो अब भाई इतने शुरुआत में थे टोटल, इतने हमने एलोकेट कर दिए हैं, तो अब कितने बचे हुए हैं, तो अवेलेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या बचा, 3, 3, 2, उसको यहाँ पे रख दो, उसको क्या रख दो, यहाँ पे अवेलेबल एक कॉलम बना दो, उसके अंदर रख दो। सर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई
इस प्रोसेस को ये प्रोसेस इसको नीड है 7 4 3 प्रोसेस रिसोर्स की। तो सिस्टम के पास कितने अवेलेबल 3 3 2, तो क्या हम उसको अलोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सारे 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रोसेस P1 अभी हमने देखा है कि इसको जरूरत कितनी है 7 4 3 प्रोसेस की। यहाँ कितने हैं देखिए, इंस्टांस को 7 की जरूरत है, यहाँ अवेलेबल कितना है सिस्टम के पास 3 ही है, तो ये अलोकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे P2 को 1 2 2, क्या ये हम अलोकेट कर सकते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 3 3 2 अवेलेबल है, इसको जरूरत है 1 2 2। हाँ ओके, अवेलेबिलिटी हमेशा रिमेनिंग नीड से ज़्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जो सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगी कौन सी होगी आपकी? P2। कौन सी होगी? P2 एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए P2 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो क्या होगा? P2 ने अपना पूरा काम कर दिया, तो P2 के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो अब आप बता सकते हो मेरे को P2 के पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है? ये रहे 2 0 0। तो ये जो रिसोर्स है किसके अंदर ऐड हो जाएंगे? आपके अवेलेबल के अंदर। किस में? अवेलेबल के अंदर। तो यहाँ आप देखोगे 3 + 2 कितना होता है? 5। 3 + 0 कितना होता है? 3। 2 + 0 कितना होता है? 2। तो P2 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारी न्यू अवेलेबिलिटी कौन सी हो गई? ये हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे और ये एग्जीक्यूट हो चुका है 6 0 0। यहाँ पे एक इंस्टांस इसको कितनी ज़रूरत है? P3 प्रोसेस को 6, अवेलेबल कितना है? 5, तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ देखिए कितनी ज़रूरत है? 2 1 1, अवेलेबल कितना है? 5 3 2। भाई नीड से ज़्यादा अवेलेबल है ना, तो मैं क्या करूँगा? फिर P4 को एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे मैं P4 को सेफ स्टेट के अंदर लिख लूँगा। तो जैसे ही P4 एग्जीक्यूट हुआ, उसने अपना काम किया, इसने क्या रिलीज कर दिए? अपने रिसोर्सेज। क्या कर दिए? रिसोर्सेज जो अलोकेटेड थे। तो इन रिसोर्सेज को अब मैं करूँगा अवेलेबल के अंदर ऐड कर दूंगा। 5 + 2 कितने हो गए? 7। 3 + 1 कितना हो गया? 4। और 2 + 1 यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया है। तो P2 P4 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब न्यू अवेलेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई? 7 4 3। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये भी हो चुका है ना, 5 3 1, क्या ये फुलफिल हो रहा है अवेलेबिलिटी से? 5 3 और 1, हाँ सर, सारे के सारे इससे बड़े हैं। तो नेक्स्ट में क्या अलोकेट कर दूंगा? P5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा दूंगा। जैसे ही P5 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, इसके अलोकेशन जो रिसोर्स थे वो रिलीज हो गए। तो 0 0 2 रिलीज हो गया, वो ऐड कहाँ हो जाएंगे? अवेलेबल के अंदर। 7 + 0 7, 4 + 0 4, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। तो न्यू अवेलेबल अब क्या हो गया मेरे पास? 7 4 5। तो P5 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हो चुका है। अब मेरे पास कौन सा बचा? P1 और P3। तो वापस शुरुआत से चल लेते हैं। 7 4 3, क्या इसके पास डिमांड है? देखिए कितनी डिमांड कर रहा है? 7 4 3। सप्लाई कितनी है? 7 4 3। हाँ, ये सारे बड़े हैं ना इससे? ओके, बड़े या बराबर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा? आपका P1। ये लीजिए P1 एग्जीक्यूट हो गया। P1 का जैसे काम हुआ, इसने ये प्रोसेस भी रिलीज कर दी है। ठीक है, तो इसमें स्टांस किसका? एक B का ही है। B को इसमें ऐड कर दो। क्या न्यू अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 7 5 5। अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस बचा? P5, सॉरी P5 नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोसेस बचा कौन सा आपका? P3। तो यहाँ पे देखिए P3 फुलफिल हो रहा है क्या? 6 0 0। हाँ, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये P3 एग्जीक्यूट होगा आपके यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 0 2 आपका क्या होगा? रिलीज। तो इसमें 3 0 2 ऐड कीजिए, क्या हो गया? 10 5 4 7। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो सेफ सीक्वेंस है क्या है? P2 P4 P5 P1 और P5। ध्यान रखिएगा, सेफ सीक्वेंस अलग भी आ सकती है। मैंने यहाँ P2 से स्टार्ट किया था, अगर आप देखोगे तो आप P4 से भी स्टार्ट कर सकते थे, है ना? तो सेफ सीक्वेंस हमेशा एक रहेगी, जरूरी नहीं है। मैंने P2 से स्टार्ट किया इसलिए ये सीक्वेंस आई। आप किसी और प्रोसेस से स्टार्ट करोगे तो दूसरी सेफ सीक्वेंस आ सकती है। ओके, तो ये थी आपको बैंकर्स एल्गोरिथम। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? यही पूछेंगे कि इसकी सेफ सीक्वेंस के आप निकाल के बताइए। आई बात समझ में? और बाकी जो क्वेश्चन है हम मैराथन क्लासेस जो करने वाले हैं उसके अंदर मैं बहुत क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ सारे, है ना? उसमें हम आगे चल के देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर रिसोर्सेज असाइक्लिक ग्राफ, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो जो रिसोर्सेज असाइक्लिक ग्राफ है उससे कुछ नोटेशन से आप ध्यान रखिए। ग्राफ कैसा है देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसको हम RAG बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे वर्टेक्सेस होती है और एजेस होती है। वर्टेक्सेस दो तरह की होती है, प्रोसेस वर्टेक्स और रिसोर्स वर्टेक्स।
रिसोर्स वर्टेक्स फर्दर दो तरह की होती है, सिंगल इंस्टांस और मल्टीपल इंस्टांस। सिंगल इंस्टांस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीपल इंस्टांस को एक से ज़्यादा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एजेस दो तरह की होती है, असाइन एज और रिक्वेस्ट एज। असाइन एज और रिक्वेस्ट एज। असाइन एज का मतलब क्या होगा, अभी हमने शुरुआत के अंदर देखा था ना, अगर रिसोर्सेज की तरफ से प्रोसेस की टूवर्ड्स अगर आपकी एज जारी है, इसका मतलब जो रिसोर्स है वो किसको असाइन हो चुका है, प्रोसेस को। मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेस P1 दिया हुआ है, तो ये रिसोर्स ग्रांट कर दिया गया किसे, प्रोसेस को। अगर प्रोसेस की तरफ से एज आ रही है, किसकी तरफ, रिसोर्स की तरफ, इसका मतलब ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये वाला रिसोर्स मुझे दे दो। तो इन एज का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है कि भाई ऐसा डायग्राम दिया गया था, पूछा था ये किस तरह की एज है, असाइन एज है या रिक्वेस्ट एज है। ओके, चलिए इसका मतलब, इसका फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस, इससे हम पता कर सकते हैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से कि भाई जो गिवन ग्राफ है उसके अंदर ये क्या है, डेडलॉक है या नहीं, इसकी कुछ कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल स्टांस। किसकी बात करेंगे, सिंगल स्टांस। कैसे पता चलेगा, हर एक रिसोर्सेज के पास क्या होगा, एक ही स्टांस होगा। हर एक रिसोर्स के पास क्या होगा, एक ही स्टांस होगा। फिर जो सेकंड एग्जांपल है हमारे क्या है, मल्टीपल स्टांस का। इसके अंदर देखिए एक ऐसा रिसोर्स है जिसके पास एक से ज़्यादा क्या स्टांस। इन केस के अंदर क्या किसका यूज़ होता है, रजिस्टर का, और इस केस के अंदर किसका यूज़ होता है, आपके CPU का। यहाँ देखिए फिर वही चीज़ आ गई, R1 जो लोकेट हो चुका है P1 को, और इसको रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, R1 को, P2। फिर जो R2 है वो लोकेट हो चुका है P2 को, और इसकी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, P1। यहाँ पे देखिए एक साइकिल दिख रही है, साइकिल इन सिंगल स्टांस, रिसोर्स टाइप इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। ध्यान रखना, अगर सिंगल स्टांस के अंदर, अगर सिंगल स्टांस के अंदर सर्कुलर वेट है या सर्कुलर साइकिल है, इसका मतलब डेडलॉक होगा ही होगा। क्या होगा, डेडलॉक होगा ही होगा। परंतु यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है आपके मल्टीपल स्टांस का। यहाँ पे फिर देखिए एग्जांपल, इस एज को मैं भी यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे सेम एग्जांपल है, और यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट लगा दी P3 की, एक और प्रोसेस आ गया P3, और यहाँ पे रिसोर्स R2 के पास दो स्टांस है। यहाँ देखिए फिर से साइकिल बन रही है, तो क्या ये डेडलॉक के अंदर है। यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे दो स्टांस है, तो P3 क्या करेगा, अपना काम कर देगा, और ये वाला रिसोर्स क्या कर देगा, ये वाला जो R2 रिसोर्स का इंस्टांस क्या रिलीज कर देगा। तो इसके बाद दो स्टांस है ना, इसको रिलीज कर देगा, और ये वाला जो स्टांस है किसे दे देगा, वो P1 को दे देगा। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है ना भाई इसके लिए, तो क्या होगा, अब डेडलॉक होगा ही नहीं ना भाई। P1 R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R1 ऑलरेडी P1 को दिया जा चुका है, तो ये दोनों किसे दे दिए जाएंगे, P1 को दे दिए जाएंगे। तो डेडलॉक होगा ही नहीं, भले ही इसके अंदर साइकिल है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रही है, एवरी साइकिल इन अ मल्टीपल स्टांस ग्राफ, ध्यान रखना, इज नॉट अ डेडलॉक। अगर मल्टीपल स्टांस ग्राफ है और वहाँ पे अगर साइकिल है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ डेडलॉक है। अगर मल्टीपल स्टांस ग्राफ है और वहाँ पे सर्कुलर वेट है या साइकिल है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डेडलॉक हो। मे और मे नोट, मे डेडलॉक, मे का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बात समझ में। बट इफ देयर इज अ डेडलॉक देन इट शुड हैव साइकिल। पर अगर डेडलॉक होगा तो उसके अंदर साइकिल होनी ही चाहिए। तो क्या हो गया, साइकिल इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। भाई साइकिल डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये हमने किस में देखा है, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल स्टांस के अंदर। तो ये चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं है ना एग्जाम से। फिर देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिसोर्स और प्रोसेसर से रिलेटेड। ये रिसोर्स दिया हुआ है R6, यहाँ एक प्रोसेस दिया हुआ है N, क्या दिया हुआ है, N प्रोसेस दिया हुआ है ना, यहाँ पे N प्रोसेस दिया हुआ है। ईच प्रोसेस नीड्स 3 रिसोर्सेज। हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, 3 प्रोसेस की। हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, 3, R1 R2 और R3, इस तरीके से समझ लो आप। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N सो दैट सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेडलॉक फ्री। अब आपको निकालनी क्या है, कितने प्रोसेस में मैक्सिमम रख सकता हूँ ताकि जो सिस्टम है वो डेडलॉक फ्री रहेंगे। तो यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए शुरुआत में हम ले लेते 2 प्रोसेस P1 और P2, और दोनों को कितने की जरूरत है, 3 हर एक को, तीनों को क्या दे दिया, दोनों को दे दिया 3 रिसोर्स, 1 2 3 1 2 3। अब बताओ ये सिस्टम डेडलॉक में है क्या, नहीं है ना भाई।
P1 की कंडीशन फुलफिल हो गई, इसको 3 रिसोर्स की ज़रूरत थी और तीनों मिल गए, ये अपना काम ख़त्म कर गए, 3 फ्री कर देगा। P2 को ज़रूरत थी 3 की, तीनों हो गई, काम फ्री कर देगा। इसका मतलब अगर जितनी ज़रूरत है उतनी हम सप्लाई कर लेते हैं तो डेडलॉक के अंदर नहीं है। पर हमें निकालना है मैक्सिमम प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं मान लो एक और ऐड करके प्रोसेस देख लेता हूँ क्या उस समय भी डेडलॉक फ्री होता है क्या। तो मान लीजिए P1 P2 P3 एक प्रोसेस और मैंने ले लिया। अब मेरे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, 6, तो इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ, 2 2 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि P1 को 2 रिसोर्स मिल चुके हैं, P2 को भी 2 मिल चुके हैं और P3 को भी 2 मिल चुके हैं। अब अगर आप चाहते हो कि डेडलॉक में नहीं हो, क्योंकि देखिए P1 कितने रिसोर्सेज की वेट कर रहा है, 1, P2 1, P3 1। अब यहाँ पे एक रिसोर्स इनको कब मिलेगा, जब P1 को कब मिलेगा, जब P2 या P3 में से कोई एक रिसोर्स फ्री करेगा, या P2 को कब मिलेगा, जब P1 और P3 में से कोई एक रिसोर्स फ्री करेगा। सेम केस P3 के साथ है, पर ये सारे के सारे फ्री कर ही नहीं रहे, क्या सोच रहे हैं, नहीं तू फ्री कर, तू फ्री कर, तू फ्री कर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या अरेज हो रहा है, हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है। तो अब आप मेरे को बता सकते हो मैक्सिमम प्रोसेस कितने जिसके अंदर डेडलॉक अकर नहीं होगा, कितने हो जाएंगे आपके, 2 प्रोसेस। कितने प्रोसेस हो जाएंगे, 2 प्रोसेस हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए यहाँ से आपको और पिक्चर क्लियर होगी। एक और देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, रिसोर्स दिए हुए M और प्रोसेस दिए हुए 3, रिसोर्स दिए हुए M, प्रोसेस दिए हुए 3। अब 3 प्रोसेस का नाम दिया हुआ है A B C और इनको कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है, 3 4 और 6। कितने की आवश्यकता है, 3 4 और 6। क्या पूछा, देखिए फाइंड मिनिमम रिसोर्सेज वैल्यू फॉर विच ये क्या, डेडलॉक नॉट एग्जिस्ट। आप रिसोर्सेज की इतनी वैल्यू बताइए कम से कम जिससे डेडलॉक नहीं होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेडलॉक क्रिएट करवा देते हैं। तो डेडलॉक कैसे होगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक कम अलोकेट कर देंगे रिसोर्सेज को। सर क्या कर रहे हो भाई, मैंने यही तो किया है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना था, डेडलॉक अकर करवाना था। तो यहाँ पे जरूरत कितनी थी, 3 की, तो यहाँ मैंने 2 ही अलोकेट करवाए। तो एक एक अगर मैं कम रिसोर्स अलोकेट कर रहा हूँ, इसका मतलब तो श्योर है कि भाई डेडलॉक होगा ही होगा। वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसको 3 की ज़रूरत है तो मैं 2 रिसोर्स अलोकेट किए, 4 की ज़रूरत है तो 3 किए, 6 की ज़रूरत है तो 5 किए। टोटल कितने रिसोर्सेज हो गए, 10। इसका मतलब ये श्योरिटी है कि अगर मैं 10 रिसोर्स की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे M के अंदर तो डेडलॉक होगा ही होगा। अब डेडलॉक नहीं हो उसके लिए क्या हो सकता है कि भाई इन तीनों में से किसी एक की मैं कंडीशन क्या कर दूँ, फुलफिल कर दूँ। और वो कैसे हो सकता है, किसी एक के अंदर मैं क्या कर दूँ, इसकी पूरी की पूरी जितने भी रिसोर्सेज की आवश्यकता पूरी कर दूँ। यानी यहाँ पे एक +1 कर दूँ, क्या कर दूँ, +1। यानी इसको मैं सप्लाई कर दूँ 3, इसको कर दूँ 3, इसको कर दूँ 5। तो क्या होगा, इसने इसका काम कर दिया तो फिर क्या कर देगा, इसके ये 3 रिसोर्सेज क्या कर देगा, फ्री कर देगा। वो नेक्स्ट दे देगा B को, B फ्री हो जाएगी, नेक्स्ट दे देगा C को। तो डेडलॉक फ्री रहना है तो आपको क्या करने का, +1 करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए रिसोर्सेज की, कम से कम आपको 11 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 12 हो, 13 हो, 15 हो, 100 हो, ठीक है। तो कभी डेडलॉक नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है ना भाई, ज़रूरत है। अवेलेबिलिटी अगर हमेशा नीड से ज़्यादा होगी तो कभी डेडलॉक तो होगा ही नहीं ना भाई। आपके काम करने वाले व्यक्ति 10 है और आपको चाहिए काम में 4 व्यक्ति, तो कभी डेडलॉक सिचुएशन राइज होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें देखिए प्रोसेस दिए हुए हैं आपके 3, क्या क्या दिए हुए हैं, P1 P2 P3 और इनके रिसोर्स क्या दिए हुए हैं, 2 2 2। पूछा क्या है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक एग्जिस्ट। सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना है कम से कम आर की वैल्यू जिससे डेडलॉक अकर ना हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले -1 कर देंगे, हम सबसे पहले डेडलॉक अकर करवाएंगे। तो इनमें से एक एक कब रिसोर्स हमने एलोकेट किया तो कितने हो गए, 3। ये क्या है, डेडलॉक अकर होगा और हम चाहते हैं डेडलॉक अकर ना हो तो मैं क्या करूँगा, +1। कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब अब डेडलॉक कभी अकर नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 4। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक से ही आपको आनी ज़रूरी है। हमारा जो पूरा ओएस कैसे काम करता है कैसे नहीं, ये पूरा का पूरा हमारे जो कंप्यूटर है कैसे काम करता है कैसे नहीं, रैम के अंदर कैसे मेमोरी लेके आता है, ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो जो मेमोरी मैनेज की हम पार्टीशन देख रहे हैं, जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्टीशन है 2 तरीके से कर रखा है, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। कैसे कर रखा है? कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। ठीक है, कंटीजियस का मतलब क्या हो गया, आपकी जो मेमोरी रखी जाएगी ना वो कंटीजियस फॉर्म के अंदर रखी जाएगी। फिर कंटीजियस 2 तरीके से कैटेगराइज, स्टैटिक और डायनामिक। क्या है? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक फर्दर 2 तरीके से डिवाइडेड है, इक्वल साइज और अनइक्वल साइज। इक्वल साइज और अनइक्वल साइज। ओके, तो 1 बाय 1 करके हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं इनका क्या मतलब है। ओके, चलिए यहाँ पे हम अभी समझने की कोशिश करते हैं ना। पेन में चेंज कर देता हूँ। स्टैटिक इक्वल, इसका क्या मतलब है कि जो मेमोरी हम अलोकेट करेंगे ना इसको रैम के अंदर, वो हमारी क्या रहेगी? स्टैटिक। हमने पहले ही फिक्स कर लिया कि मान लीजिए आपकी रैम है और मैंने इसके अंदर 4 के ब्लॉक बना दिए। हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो मेन मेमोरी है इसके अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी या कर दो प्रोसेस को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम मेन मेमोरी के अंदर हमारे प्रोसेस लेके आ रहे हैं ताकि हम गिवन टास्क को एग्जीक्यूट करा सके। ओके, अब वो लेके कब आएंगे? जब मेन मेमोरी के अंदर जगह होगी। तो जगह तो बहुत सारी है, बहुत सारी तो है, पर इसके अंदर भी कुछ अलग अलग टेक्निक्स है कि भाई जो इसकी मेन मेमोरी की पार्टीशनिंग स्टैटिक करें या डायनामिक करें, इक्वल साइज करें या अनइक्वल साइज करें। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें चलेगी। तो सबसे पहले जो पार्टीशनिंग की गई वो कैसे की गई? इक्वल साइज की। उन्होंने सोचा कि भाई हम क्या करते, फिक्स पार्टीशनिंग कर देते। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 4 KB की फिक्स पार्टीशनिंग करती। उसके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए कोई प्रोसेस आया 1 KB का। कितने KB का? 1 KB का। तो इस 4 KB में से 1 KB उस प्रोसेस को अलोकेट कर दिया गया। अब जो ये लास्ट ये 3 KB बची हुई है ना, ये हमेशा वेस्ट जाएगी। इस 3 KB के अंदर कभी कोई प्रोसेस नहीं अलोकेट किया जाएगा, चाहे भले ही वो इसी साइज़ का हो या इससे कम हो। अब मान लीजिए नेक्स्ट प्रोसेस आया 2 KB का, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो उस प्रोसेस को मान लीजिए यहाँ ले लिया गया। फिर आया नेक्स्ट प्रोसेस 1 KB का, तो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर डाल दिया गया। इससे क्या हो गया, हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ न कुछ जगह क्या रह गई? खाली रह गई। यहाँ देखिए 3 KB खाली है, यहाँ पे 1 KB खाली है, यहाँ पे भी 1 KB खाली है। तो ये इस ब्लॉक के अंदर जो जगह खाली उसे मैं क्या बोलूँगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलूँगा मैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये इस ब्लॉक का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ये इस ब्लॉक का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ये इस ब्लॉक का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। और जब इन सबको मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? मेरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मान लीजिए एक प्रोसेस आ गया जिसकी साइज़ है 5 KB। अगर आप इन सबको जोड़ोगे खाली जगह को कितनी होगी? 3, 4, 5। हमारे पास अवेलेबल स्पेस है भाई मेमोरी के अंदर 5 KB, पर हम इसको रख ही नहीं सकते क्योंकि जो खाली स्पेस है वो कंटीजियस के अंदर नहीं है, नॉन कंटीजियस है। इस चीज़ को क्या बोलूँगा मैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब इस चीज़ को क्या किया गया भाई, फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर तो हमारा इंटर फ्रेगमेंटेशन काफ़ी बढ़ रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अलग अलग साइज़ की मेमोरी कर देते हैं। भाई कम साइज़ की होगी तो छोटे वाले के अंदर हो जाएगी, ज़्यादा साइज़ की होगी तो बड़े वाले के अंदर आ जाएगी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई किसी को 4 KB का ब्लॉक बना दिया, एक 2 KB का बना दिया, एक 3 KB का, एक 10 KB का। तो जो प्रोसेस आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा? इनके अंदर फिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? फिट कर दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए 4 KB का ब्लॉक आया तो उसको प्रोसेस आया है ना, तो इस 4 KB के ब्लॉक के अंदर जगह दे दी गई। मान लिया 1 KB का ब्लॉक आया तो यहाँ 2 KB के अंदर जगह दे दी गई। पर इसके अंदर भी ध्यान रखना, इस ब्लॉक के अंदर जो स्पेस खाली है 1 KB, यहाँ पे अगर कोई और प्रोसेस आता है तो उसको स्पेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी स्टैटिक पार्टीशनिंग मेथड है। अब इससे क्या हुआ, आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो कम हो गया। ठीक है ना, यहाँ तो सारा स्टैटिक था। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई किसके अंदर कम बच रहा है जगह, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इससे क्या हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो कम हो गया पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी बना हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ खाली तो रहेगी जगह, पूरी तो भरेगी नहीं। इसलिए अनइक्वल पार्टीशनिंग से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो कम हुआ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी बना हुआ था।
फिर और सोचा गया कि भाई कैसे हम क्या कर सकते हैं, उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो फिर उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया कि भाई हम स्टैटिक की जगह क्यों ना हम डायनामिक जाए। भाई हम जो मेमोरी की साइज फिक्स क्यों कर रहे हैं, हम प्रोसेस पे छोड़ देते ना, जितने साइज का प्रोसेस है उतने साइज की मेमोरी अपने आप ले लेगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि मेमोरी का पार्टीशन नहीं किया, इन्होंने बोल दिया जितने साइज का प्रोसेस आएगा उतनी साइज की मेमोरी अपने आप वो ले लेगा। तो अब क्या हुआ, जैसे 2 KB का प्रोसेस आया तो उसने भी जगह रोक ली 2 KB की, 4 KB का प्रोसेस आया तो उसने भी जगह रोक ली 4 KB का, 2 KB का फिर से प्रोसेस आया तो उसने भी जगह रोक ली, 10 KB का प्रोसेस आया तो उस जगह में चला गया, 5 KB का आया तो उसने भी जगह रोक ली। इससे क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पूरी तरह से खत्म हो गया ना भाई, फिक्स ब्लॉक तो है नहीं, अब जिसको जितनी जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे ले लो। पर अब यहाँ से एक समस्या और उत्पन्न हुई, वो क्या है सर, वो ये है कि मान लीजिए 4 KB ने अपना काम कर लिया और ये यहाँ से रिलीज हो गया, भाई जगह तो खाली करेंगे ना, रैम के अंदर ज़्यादा जगह तो रहती नहीं है, तो वो यहाँ से खाली हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे होल्स बन गए, ध्यान रखना है टर्म्स का, आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, होल क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 KB वाला प्रोसेस था वो भी फ्री हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, होल बन गया। अब यहाँ पे 4 KB का होल बन गया, 10 KB का होल बन गया। इस प्रकार से रैम के अंदर बहुत सारे होल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। तो ये परेशानी भी किसके अंदर आई, आपकी डायनामिक पार्टीशनिंग के अंदर। इसका फिर सॉल्यूशन निकाला गया, वो है इसका कॉम्पैक्शन। क्या है, कॉम्पैक्शन या डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। सर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा आप सोच के बताइए। इसके अंदर ये है, जो प्रोसेस अभी मेमोरी के अंदर उसको एक साइड पुश कर दिया गया बड़ी बड़ी जगह को, और जो खाली जगह थी मान लीजिए यहाँ पे 4 KB बची, यहाँ पे 5 KB जो बची, इन सबको एक साइड पुश कर दिया गया। उससे क्या हो गया, 4 + 5 KB बच गई, कितनी जगह बच गई, 9 KB बच गई। तो अब कोई प्रोसेस इस साइज के आसपास आता है तो उसको स्पेस दे दी जाती है। किसके अंदर होता है ये, डायनामिक पार्टीशनिंग के अंदर। फिर देखिए डायनेमिक पार्टीशन के अंदर कुछ अल्गोरिथम्स हैं, उसके थ्रू इन प्रोसेसेस को भरा जाता है होल्स को, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कंटीन्यूअस एलोकेशन। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है या तो उस पूरे प्रोसेस को डाल रहे थे मेमोरी के अंदर, किसके अंदर, पूरे प्रोसेस को मेमोरी के अंदर डाल रहे थे। अब इस अभी भी क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने और सोचा, एक नया कंसेप्ट लेकर आया, नॉन कंटीन्यूअस। उसके अंदर 2 कंसेप्ट है, पेजिंग और सेगमेंटेशन। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, आपका जो प्रोसेस था उसको ब्रेक कर दिया टुकड़ों के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। और जहाँ भी खाली है जगह वहाँ पे उन प्रोसेसेस को टुकड़ों के अंदर डाल दिया गया, जिससे क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों की समस्या क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो अब आगे चल के पेजिंग वाला कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई डायनेमिक जो पार्टीशनिंग है उसके अंदर होल्स किस तरीके से भरे जाएंगे या कौन से एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो एल्गोरिथम यूज़ की जाती है वो है आपकी फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और क्विक फिट। फर्स्ट, नेक्स्ट, बेस्ट, वर्स्ट फिट, नाम ध्यान रखने, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से एक गलत दे दिया जाता है, पूछा जाता है बेड फिट है क्या, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, जब भी इन होल्स को भरना होगा तो वो क्या करेगा, शुरू से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट स्कैनिंग लिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नोड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये रहा, ये मैंने एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल कुछ समझाता हूँ। फर्स्ट फिट के अंदर क्या होगा, जो भी आपका ये ब्लॉक हुए और जब भी एक नया प्रोसेस आएगा तो शुरू से स्कैन करेगा और जहाँ पे भी खाली जगह मिलेगी वहाँ पे वो अपने आप को सेट कर देगा। नेक्स्ट फिट के अंदर क्या होगा कि लास्ट टाइम जो पॉइंटर रखा गया उसके आगे से वो स्कैन करना चालू करेगा और जहाँ खाली मिलेगी प्रोसेस अपने आप को सेट कर देगा। स्टार्ट स्कैनिंग लिस्ट फ्रॉम द वेयर वी लेफ्ट पॉइंटर लास्ट। बेस्ट फिट के अंदर क्या होगा, होल शुड भी मिनिमम, हम कोशिश करेंगे कि होल की साइड जो बची हुई है वो कम से कम रहे। वर्स्ट फिट के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा होल रखने की कोशिश करेंगे। क्विक फिट के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट मेंटेन करेंगे। तो अभी इस एग्जांपल से आप समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगी इमेज आपको, है ना। फर्स्ट फिट देखिए, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर आपके ये P10, P11, P12, P13, P14 ये कुछ प्रोसेस आपको अलोकेट कर रखे हैं। अब आपको ध्यान का देना, ये खाली वाली जगह पे ये 25 KB, ये 40 KB की खाली थी, है ना, 25 KB ये यहाँ पे ये जगह खाली थी, है ना।
ओके, मैंने बोला ना मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ लिखी हुई है अभी तक भी यहाँ पे, है ना। हाँ, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फीट के अंदर मान लीजिए 30 kb का कोई ब्लॉक आया, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग से। अब देखिएगा 30 kb आ जाएगा कि नहीं आएगा, नेक्स्ट मूव करेगा। ये मान लीजिए 40 kb साइज है, नेक्स्ट मूव करेगा, क्या 30 kb आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो वो क्या रख देगा, 30 kb को यहाँ रख देगा, कहाँ रख देगा, यहाँ पे। अब यहाँ जगह देखिए कितनी बची हुई आपकी, 10 kb बची हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम चल रही है और 20 kb का कोई ब्लॉक आया, प्रोसेस आया, तो सबसे पहले क्या करेगा, शुरू से स्टार्ट करेगा कि नहीं, नेक्स्ट फिट वहाँ से शुरू करेगा जहाँ से लास्ट टाइम आपके पॉइंटर पर रखा हुआ है। लास्ट टाइम पॉइंटर कहाँ था, 30 kb। अब इसके आगे से स्कैन करना चालू करेगा, तो खाली स्पेस देखेगा कि 20 kb आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर देखेगा 20 kb आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। मान लीजिए स्पेस है आपके 30 kb, तो यहाँ देखेगा भाई 20 kb यहाँ पे आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, 20 kb को यहाँ पे रख देगा, किसको, 20 kb को। ओके, नेक्स्ट फिट कहाँ से चालू करेगा, नेक्स्ट पॉइंटर से। फिर आ जाएगा आपके पास बेस्ट फिट, क्या आ जाएगा आपके पास, फिर बेस्ट फिट। बेस्ट फिट के अंदर क्या होगा, बेस्ट फिट एल्गोरिथम क्या करती है कि भाई जो होल की साइज़ है वो कम की कम, मतलब कम से कम जगह बचनी चाहिए जब भी आप प्रोसेस को किसी ब्लॉक के अंदर रखोगे। तो अब यहाँ मान लीजिए 8 kb है, इस शुरू से स्टार्ट करेगा स्कैन करना। अब बताओ मेरे को, अगर 8 kb का इसके अंदर रखूँगा तो कितनी स्पेस बचेगी, 5 और 3 17 kb बच जाएगी। फिर यहाँ पे एक एंट्री कर देगा भाई 17 kb बचेगी इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे कितनी बची, 10 kb, तो इसके अंदर कितनी बचेगी, 2 kb। यहाँ कितनी बची हुई है आपकी, 10 kb फिर से बची हुई है, तो यहाँ पे भी कितनी बचेगी, 2 kb। यहाँ पे 20 kb है, तो यहाँ कितनी बचेगी, 12 kb। तो वह देखेगा कि भाई कम से कम स्पेस किसके अंदर बच रही है, यहाँ और यहाँ। तो क्या करेगा, शुरू के अंदर जो भी ब्लॉक है वहाँ रख देगा। तो अपने आप को कहाँ प्लेस कर देगा, यहाँ पे। कौन प्लेस कर देगा, 8 kb। ध्यान रखना है ना, वो चाहता है कि कम से कम होल हो। वर्स्ट फिट क्या होती है, जस्ट की अपोजिट होती है। मान लीजिए 1 kb आपका प्रोसेस आया, तो 1 kb प्रोसेस अगर इस 25 kb में रखेगा तो होल कितना बचेगा आपके, रखिए बचेगा 24 kb। अगर वही आपके इस 2 kb में रखेगा तो कितना बचेगा, 1 kb। मान लीजिए इस 20 kb के अंदर ले लेते हैं डायरेक्ट, तो कितना बचेगा, 19 kb। अब मैक्सिमम होल कितना बच रहा है, 24। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप को 1 kb को प्लेस कर देगा। आई बात समझ में, ये क्या आपकी वर्स्ट फिट। तो ध्यान रखना, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट कैसे काम करती है। इन सभी के अंदर जो सबसे अच्छी एल्गोरिथम है, गुड एल्गोरिथम है, वो है आपकी फर्स्ट फिट। ध्यान रखना, कौन सी एल्गोरिथम है, फर्स्ट फिट। एग्जाम करने यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अब हम कल की क्लास है जिसके अंदर पेजिंग वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक बच गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।